एप्पल का डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। सोचिए, 40 साल का सफर। चलिए देखते हैं कि ये सब कहां से शुरू हुआ और आज हम कहां तक आ पहुंचे हैं। जरा सोचिए, पूरा का पूरा पहला मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक फ्लॉपी डिस्क पर। आज तो एक लो क्वालिटी फोटो भी इससे ज्यादा जगह लेती है। मतलब क्या गजब की तरक्की हुई है ना? और फिर आया 1984, जब सिस्टम वन ने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया। पहले क्या था? काली स्क्रीन और अजीब अजीब कमांड्स। लेकिन अब माउस से पॉइंट करो और क्लिक करो, बस। कंप्यूटर चलाना अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का काम नहीं रहा। ये एक असली क्रांति थी जिसने टेक्नोलॉजी को सच में सबके लिए बना दिया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले दौर से, क्लासिक मैक ओएस का जमाना। यहीं पर उस ग्राफिकल इंटरफेस की नींव पड़ी जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस शुरुआती दौर में कुछ बड़ी मुश्किलें भी थीं। वो फाइलों को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आइकन्स पर क्लिक करना, ये सारी चीजें जो आज हमें इतनी नॉर्मल लगती हैं, वो सब यहीं से शुरू हुई। लेकिन इस खूबसूरत से दिखने वाले इंटरफेस के पीछे एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसकी बुनियाद ही कह सकते हैं थोड़ी कमजोर थी। और यही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उस जमाने में प्रोटेक्टेड मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं थी। इसका मतलब सीधा साधा, अगर एक भी ऐप क्रैश हुआ तो वो पूरे सिस्टम को अपने साथ ले डूबता था। डोमिनोज की तरह सब खत्म। तो ये बिल्कुल साफ हो गया था कि एप्पल को अब कुछ एकदम नया करना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन एक क्रांति से कम नहीं था। एप्पल ने सब कुछ पुराना पीछे छोड़ दिया और एक बिल्कुल नए दमदार कोर पर बनाया मैक ओएस। तो साल 2001 में शुरू हुआ बिग कैट का दौर। मतलब बड़ी बिल्लियों के नाम पर वर्जन्स। चीता, जगुआर, टाइगर, इन नामों के साथ एक ऐसी चीज आई जिसने गेम ही बदल दिया, एक यूनिक्स बेस्ड सिस्टम। और इसी ने स्टेबिलिटी की, मतलब स्थिरता की पूरी कहानी ही पलट दी। देखिए, इस यूनिक्स कोर का सबसे बड़ा फायदा क्या था? स्टेबिलिटी। मतलब अब अगर कोई एक ऐप क्रैश हो भी जाए तो हो जाए, बाकी सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सच में एक गेम चेंजर था। अब जो पहला वर्जन आया चीता, उसका एक्वा इंटरफेस तो देखने में कमाल का था, लेकिन असल में यह बहुत ही ज्यादा स्लो था और इसमें बग्स भी भरे पड़े थे। तो हुआ ये कि ज्यादातर लोगों ने इसे छोड़ दिया और इंतजार किया कि भाई कोई स्टेबल रिलीज आए तो इस्तेमाल करें। और फिर इसके बाद के वर्जन्स में आए कुछ ऐसे फीचर्स जिनके बिना आज मैक को सोचना भी मुश्किल है। जैसे कि स्पॉटलाइट, वो सिस्टम वाइड सर्च जो पलक झपकते कुछ भी ढूंढ लेता है। फिर टाइम मशीन जो अपने आप बैकअप लेता रहता है। और हाँ, बूट कैंप, जिससे मैक पर विंडोज भी चला सकते थे। इन सब ने मिलकर मैक को एक असली पावर हाउस बना दिया था। और अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अगला जो दौर था ना, वो मैक का नहीं था, वो था उसके छोटे लेकिन हद से ज्यादा पॉपुलर भाई आईफोन का। और यकीन मानिए, इसका असर मैक पर बहुत बहुत गहरा पड़ा। लेकिन आईफोन का असर दिखने से ठीक पहले एप्पल ने एक वर्जन रिलीज किया, स्नो लेपर्ड। ये आज भी बहुत से लोगों का फेवरेट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें कोई नए फीचर्स नहीं डाले गए थे। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्पीड और स्टेबिलिटी पर था। पर फिर आया लायन और यहां से आईफोन का असर बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा। लॉन्च पैड जो बिल्कुल आईफोन की होम स्क्रीन जैसा था, नई ट्रैक पैड जेस्चर्स, ये सब सीधे आईफोन से उठाए गए थे। अब कुछ लोगों को तो ये बहुत पसंद आया, लेकिन जो प्रो यूजर्स थे उनका कहना था कि ये सब डेस्कटॉप पर ठीक नहीं लगता। और ये जो सिलसिला था ना, ये योसेमिटी के साथ अपने पीक पर पहुंच गया। मैक का पूरा लुक ही बदल डाला। सब कुछ फ्लैट, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आईओएस जैसा। ये मैक के डिजाइन में मतलब एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था। लेकिन हाँ, इस बदलाव का एक जबरदस्त फायदा भी हुआ। वो था कंटिन्यूटी। इसका मतलब था कि अब सारे एप्पल डिवाइस एक होकर काम करने लगे। सोचिए, फोन पर कॉल आ रही है और आप उसे अपने मैक से उठा रहे हैं, या कोई ईमेल आईफोन पर लिखना शुरू किया और उसे मैक पर पूरा कर दिया। कमाल था ये। और यही जो एकीकरण था ना, इसी ने मैक के इतिहास की सबसे बड़ी छलांग के लिए जमीन तैयार की। वो क्या थी? इंटेल को बाय बाय कहना और अपने खुद के चिप्स बनाना, यानी एप्पल सिलिकॉन। एप्पल सिलिकॉन का मतलब सीधा सा था। अब एप्पल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ मिलकर डिजाइन कर सकता था। और नतीजा, कमाल की परफॉर्मेंस और ऐसी बैटरी लाइफ जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये जो नया दौर था, इसकी शुरुआत हुई मैक ओएस बिग सुर के साथ। और हाँ, एक बार फिर से पूरा डिजाइन बदला गया। अब तो मैक का इंटरफेस आईओएस और आईपैड ओएस के इतना करीब आ गया था कि पूछिए मत। और ये तो सिर्फ दिखने वाली बातें थीं।
अंडर द हुड यानी पर्दे के पीछे भी बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। एक नया सुपरफास्ट फाइल सिस्टम आया जिसे APFS कहते हैं, और पुराने जो 32 बिट ऐप्स थे उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया। ये सब सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए था। तो लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं आज के ज़माने में। अब मैक सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है, नहीं, ये तो हमारे पूरे डिजिटल जीवन का एक तरह से कंट्रोल सेंटर बन चुका है। एक पावरफुल, पूरी तरह से कनेक्टेड इकोसिस्टम। मॉन्टेरे, वेंचुरा और अब सिक्वोया, ये जो नए वर्जन्स आ रहे हैं, ये इसी आइडिया को और भी आगे ले जा रहे हैं। जैसे यूनिवर्सल कंट्रोल, जिससे एक ही कीबोर्ड माउस से मैक और आईपैड दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। या फिर अपने आईफोन को ही वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर लेना। मतलब डिवाइसेस के बीच की जो दीवारें थीं, वो अब लगभग टूट ही चुकी हैं। तो जरा इस पूरे सफर पर नजर डालिए। कहाँ एक छोटी सी फ्लॉपी डिस्क पर चलने वाला एक सिंपल सा इंटरफेस, और कहाँ आज का ये इंटेलिजेंट इकोसिस्टम जो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ का सेंटर है। वाकई मैकओएस ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। और अब जब AI भी इस सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुका है, तो एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा? वो अगला बड़ा बदलाव कैसा दिखेगा? क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।